नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आज का हमारा जो अध्याय है वो है चंदर गहना से लौटती बेर कविता का हम पहले अनुवाद सीखेंगे और उसके बाद उसके अभ्यास के प्रश्नों को। तो इस वीडियो में आइए सीखते हैं हम सभी इस कविता का अनुवाद। सर्वप्रथम हम देखते हैं इसके कवि कौन हैं। तो इसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। कौन है? केदारनाथ अग्रवाल जी, जिनका जन्म 1911 में इलाहाबाद में हुआ था। तो इसका कवि परिचय हमें नहीं सीखना है क्योंकि एग्जाम में कवि परिचय नहीं आएगा। तो आइए पढ़ते हैं पहले इसका जो सार। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्रकृति के प्रति गहन अनुराग व्यक्त किया है। वह चंदर गहना नामक स्थान से लौटकर आया है और लौटते हुए उसके किसान मन को खेत खलिहानों और उनका प्राकृतिक परिवेश सहज आकर्षित कर लेता है। इस कविता में कवि को उस सृजनात्मक कल्पना की अभिव्यक्ति है जो साधारण चीज़ों में भी असाधारण सौंदर्य देखती है और उसे सौंदर्य की शहरी विकास की तीव्र गति के बीच अपनी संवेदना में सुरक्षित रखना चाहती है। तो यहाँ प्रकृति का जो है ना, प्रकृति और संस्कृति की एकता व्यक्त हुई है। तो आइए विद्यार्थियों देखते हैं चंदर गहना से लौटती बेर। तो पहले हम इसका प्रसंग करेंगे। प्रस्तुत अवतरण हमारी पाठ्य पुस्तक स्टेज भाग 1 की कविता चंदर गहना से लौटती बेर कविता से अवतरित किया गया है और इसके जो कृतिकार हैं, रचयिता हैं, कवि हैं, वो हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। तो ये हो गया इसका जो प्रसंग। अब इसमें कवि है वो कहता है कि किसान के खेतों में खड़ी जो फसल है ना, वो बड़ी ही सुंदर है और उसकी जो कल्पना है कवि ने बड़े ही असाधारण सौंदर्य को सृजनात्मकता दी है या कल्पना की है। यानी किसानों की जो खेती है ना, उसकी बड़ी सुंदर कल्पना यहाँ कवि ने की है। तो कवि कहता, देख आया चंद्र गहना, देखता हूँ दर से अब मैं। यानी मैं चंदर गहना गांव देख करके आया हूँ, दृश्य अब मैं देखता हूँ। वह दृश्य अब भी मेरी आंखों के सामने दौड़ रहा है। मेड़ पर इस खेत की बैठा अकेला। मेड़ होती है भाई जो संकरी पगडंडी या बीच का जो रास्ता है ना, उसकी जो चारदीवारी होती है ना, खेत के चारों तरफ की जो बाड़ होती है उसको हम मेड़ बोलते हैं। तो कवि कहता है कि मैं वहाँ बैठा अकेला देख रहा हूँ एक बीते के बराबर यह हरा ठिगना चना। बीते के बराबर छोटा छोटा यानी छोटे छोटे जो चने हैं वो खड़े हैं और बांधे मुरेठा शीश पर छोटे गुलाबी फूलों का। और उन्होंने, मुरेठा होता है भाई पगड़ी, कि उन्होंने अपने सिर के ऊपर गुलाबी फूलों रूपी पगड़ी है वो बांध रखी है। ऐसा लगता है कि छोटा सा चने का जो पौधा है अपने सिर पर गुलाबी साफा बांधे हुए है। कहने का भाव यह है कि वो चना पूर्णतः सज धज करके खड़ा है। पास ही मिलकर उगी है बीच में अलसी हठीली। तो यह कवि कहता है
कि चने के खेत के पास ही हट्ठी जो है ना, हठीली जिद्दी करके है ना अलसी है वो भी उगी हुई है, पैदा हुई है। देह की पतली, उसका शरीर कमजोर है, कमर की लचीली और उसकी कमर लचकदार है। नील फूले फूल को सिर पर चढ़ाकर, और उस पर जो है ना नीले नीले जो फूल हैं वो आए हुए हैं। तो वो कहती है, यानी कि यदि कोई मुझे स्पर्श करना चाहेगा तो मैं उसे स्पर्श करने नहीं दूंगी। तो भाई इन पंक्तियों में ना कवि ने ग्रामीण जो आंचलिक जो परिवेश है ना उसका बड़ा ही सुंदर एवं मनोरम चित्रण किया है। और कवि चंद्रगहना गांव को देख करके आया है, वह गांव अब भी उसकी आंखों के सामने कौंध रहा है, दिखाई दे रहा है। यहाँ अलसी के पौधे का कवि ने मानवीकरण बड़े ही सुंदर एवं सहज ढंग से किया है। कवि की भाषा जो है अत्यंत सहज एवं स्वाभाविक प्रतीत होती है। मानवीकरण अलंकारों का भी सुंदर समावेश इसमें किया है और प्रसाद गुण संपन्न है। और कवि ने खेत में खड़ी हुई फसलों का विभिन्न तरह से भावपूर्ण जो सौंदर्य है उसको व्यक्त करने का प्रयास किया है। और विशेषकर इसमें अलसी एवं चने के पौधे का जिक्र इसमें किया गया है, जिनकी सुंदरता अद्वितीय है, अनुपम है। तो आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट पद्यांश की तरफ। आगे क्या है, जो कह रही है जो छुए यह, दूं हृदय का दान उसको, और सरसों की न पूछो हो गई सबसे सयानी, पीले हाथ पीले कर लिए हैं ब्याह मंडप में पधारी। फाग गाता मास, फागुन आ गया है आज जैसे। तो यहाँ अलसी की जो बात हो चुकी, अब है ना सरसों की ने पूछो बात। अब यह कवि सरसों का भी मानवीकरण करते हुए कहता है, हो गई अब सबसे सयानी, सयानी होता समझदार, सरसों भी अब समझदार हो गई है, ब्याह मंडप में पधारी, और ऐसा लगता है कि वह शादी के मंडप में आ गई हो, या उसने अपने हाथ है वो पीले कर लिए हों। कहने का भाव है कि सरसों पे जो पीले पीले फूल आते हैं वो ऐसे लगते हैं जैसे पीले हाथ किए हुए दुल्हन। फाग गाता मास, फागुन आ गया है आज जैसे। और फागुन के महीने में बहुत ही सुंदर सुंदर गीत जो है ना स्त्रियों द्वारा गाए जाते हैं। तो यहाँ कवि ने कहा है कि फागुन मास भी वहाँ फाग के गीत गाता हुआ पधार गया है। कहने का भाव यह है कि फागुन मास में सरसों के पीले फूल हैं वो खिल जाते हैं और लोग फाग के गीत गाने लग जाते हैं। तो कवि फिर कहता है कि पुनः कहता है, मैं देखता हूँ मैं स्वयंवर हो रहा है प्रकृति का। तो कवि को ऐसा लगता है मानो प्रकृति का है ना स्वयंवर होता है। तो स्वयंवर क्या होता है भाई? स्वयंवर वो होता है जिसमें लड़की को अपने लिए वर ढूंढने की छूट होती है। बहुत से लड़के आ जाते हैं और लड़की उनमें से है ना एक को चुनकर है ना उसके साथ शादी करती है। तो उसे ना पुरानी कथाओं के अनुसार स्वयंवर कहा जाता है। तो जैसे द्रौपदी का भी स्वयंवर हुआ था, सीता का भी स्वयंवर हुआ था, इस तरह से बहुतेरी औरतों ने स्वयंवर किया था। तो कवि को ऐसा लग रहा है मानो प्रकृति का क्या हो रहा हो, स्वयंवर हो रहा हो। और
प्रकृति का अनुराग अंचल हिल रहा है इस विजन में। विजन भाई लोगों से रहित। तो यहाँ प्रकृति के स्वयंवर की बात कवि ने कही है। तो आगे कहता है यह एकांत वातावरण है और प्रकृति का प्रेममय अंचल है वो हिल रहा है। वातावरण कैसा है? एकांत है और प्रकृति का जो है ना अंचल हिल रहा है, यानी चारों ओर प्रेम का वातावरण छाया हुआ है। दूर व्यापारिक नगर से प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक। तो कहता है कवि कि जो उपजाऊ भूमि है ना, वो उपजाऊ भूमि नगरों की अपेक्षा गांव में है। यानी नगरों में उपजाऊ भूमि नहीं होती है, यानी भूमि में फसल पैदा करने के लिए जगह नहीं होती है, लेकिन यहाँ गांव में क्या है, जो जमीन की जो जगह है, बोने की जो जगह है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए यहाँ अनेक असंख्य फसलें होती हैं और वो लोगों के हृदयों में प्रेम की भावना को है ना भर देती हैं। तो यहाँ तक व्यापारिक नगर से दूर। अगला जो पद्यांश हमने पढ़ा है, इन पंक्तियों में ग्रामीण अंचल की जो है ना प्राकृतिक एवं मनोरम छवि है वो कवि ने उकेरने की कोशिश की है और सरसों का कवि ने मानवीकरण किया है और इसका जो वर्णन है बड़ा ही रोचक है। कवि ने संपूर्ण काव्यांश में प्रकृति की अनुपम छटा का जो है वर्णन इसमें किया है। भाषा सहज एवं सरल है। प्रकृति का ये जो पंक्ति है ना, इसमें ना रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रसाद गुण इसमें विद्यमान है। अभिधा शब्द शक्ति का इसमें प्रयोग है। अनुराग, अंचल, प्रेम की प्रिय में अनुप्रास अलंकार है। आइए बढ़ते हैं अगले पद्यांश की तरफ। प्रेम की प्रिय भूमि उपजाऊ अधिक और पैरों के तले एक पोखर है। जो है ना कवि कहता है यहाँ अनुराग मिलता है, क्या गांव में प्रेम मिलता है और गांव की जो भूमि होती है वो अधिक उपजाऊ होती है और पैरों के तले एक पोखर। पैरों के तले पोखर का मतलब है समीप ही एक गांव में छोटा सा क्या है, तालाब है। समीप ही गांव में एक छोटा सा तालाब है। उठ रही हैं इसमें लहरियां और जब हवा चल रही है तो पानी में लहर उठ रही हैं। नील तल में जो उगी है घास भूरी और इसके साथ साथ छोटी छोटी जो भूरी भूरी घास है वो पानी की सतह पर उगी हुई है और वो भी ले रही है वह भी लहरियां और पानी के साथ साथ वह भूरी भूरी घास है वह भी लहरा रही है। एक चांदी का बड़ा सा गोल खंबा आंख को है चमकाता। चांदी का, एक चांदी का सा, यह उपमा अलंकार है। चांदी का सा बड़ा गोल खंबा। तो यहाँ कवि ने जो सूर्य का प्रतिबिंब बनता है ना पानी में, उसके बारे में कहा है कि पानी में सूर्य का पड़ता हुआ प्रतिबिंब है वो चांदी के गोल खंबे के समान लग रहा है और वो सबकी आंखों को चौंधिया रहा है। हैं कई पत्थर किनारे पी रहे चुपचाप पानी, प्यास जाने कब बुझेगी। और उस पोखर के तालाब के चारों तरफ जो है कुछ पत्थर हैं वो चुपचाप वहाँ पड़े हैं और मानो पानी पी रहे हैं। उनकी प्यास है वो शांत नहीं हो रही है। उन्हें लगता है न जाने कब उनकी प्यास वो शांत होगी। चुप खड़ा है बगुला डुबोए टांग जल में। और वहीं उस पोखर में एक बगुला है वो अपनी टांग डुबोए हुए खड़ा है। देखते ही मीन चंचल ध्यान निद्रा त्यागता है और जैसे ही वह ध्यान मग्न बगुला खड़ा है
लेकिन जब पानी के अंतर्मन में कोई मछली उसे दिखाई देती है तो वह अपनी मुद्रा को त्याग देता है। तो यहाँ कवि ने बगुले की जो है ना ध्यानरत होने की स्थिति की ओर संकेत किया है कि बगुला सबसे ज्यादा ध्यान मग्न रहता है। आगे कहता है, और चट दबाकर चोंच में नीचे गले के डालता, और जैसे ही उसे कोई मछली दिखाई देती है तो उसे चट यानी जल्दी से ही शीघ्रता से उठाता है और चोंच में डालकर उसे निगल लेता है। एक काले माथ वाली चतुर चिड़िया श्वेत पंखों के झपट्टे मार फौरन टूट पड़ती है। भरे जल के हृदय पर एक उजली चटुल मछली चोंच पीली में दबाकर दूर उड़ती है गगन में। और यहीं से तो यहाँ कवि ने एक तो बगुले की ध्यान मग्नता की तरफ संकेत करते हुए बताया है। दूसरा, जो एक काले माथे की जो चतुर चिड़िया होती है जिसके पंख सफ़ेद होते हैं, जैसे ही उसे पानी की सतह पर कोई मछली दिखाई देती है तो वह झपट्टा यानी एक ही झटके में उस मछली को अपनी पीली चोंच में दबा करके आसमान में उड़ जाती है। देखिए यहाँ कवि ने चिड़िया का भी बड़ा सुंदर मनोरम चित्रण किया है। उसका जो माथा है वो काला है और उसके पंख है वो सफ़ेद है और चोंच कैसी है, नीली है। तो बड़ा सुंदर चित्रण यहाँ कवि ने किया है। तो इसमें पद्यांश में हमने देखा कि बड़ा सुंदर चित्रण कवि ने इसमें किया है। पत्थरों का भी मानवीकरण इसमें किया गया है जो चुपचाप पानी पी रहे हैं। नील तल और चतुर चिड़िया आदि में है ना अनुप्रास अलंकार है। चांदी का सा खंभा में जो है ना रूपक अलंकार की छटा दृष्टव्य है। झपट्टे मारना, टूट पड़ना आदि जो मुहावरे हैं उनका प्रयोग कवि ने इसमें किया है। तत्सम शब्दों का भी सटीक प्रयोग कवि ने इसमें किया है और ग्रामीण अंचल के परिवेश का बड़ा ही सुंदर चित्रण कवि ने इसमें किया है। तो आइए बढ़ते हैं अगले पद्यांश की तरफ प्रसंग पूर्वक। और यहीं से भूमि ऊंची है जहां से रेल की पटरी गई है, ट्रेन का टाइम नहीं है। यहाँ एक जगह मैं बैठा हूँ, वहाँ थोड़ी सी जगह है ना वो समतल नहीं, ऊंची नीची है, यानी ऊंची भूमि है जहाँ से रेल की पटरी गई है। तो यहाँ कवि ने दर्शाया कि रेल की पटरियाँ जहाँ बिछाई जाती हैं ज़मीन वहाँ पे ऊंची होती है। ट्रेन का टाइम नहीं है, ट्रेन अंग्रेजी शब्द है भाई, तो यहाँ जो है ना रेल है वो भी अंग्रेजी का शब्द है। तो यहाँ कवि ने अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है। तो कहता है कि रेल का जो समय है वो नहीं है, मैं यहाँ स्वच्छंद हूँ। स्वच्छंद मतलब स्वतंत्र हूँ, जाना नहीं है, मुझे कहीं भी नहीं जाना। चित्रकूट की अनगढ़ चौड़ी कम ऊंची नीची पहाड़ियाँ दूर दिशाओं तक फैली हुई हैं। तो यहाँ चित्रकूट पर्वत की तरफ कवि ने संकेत करते हुए कहा है कि दूर तक चित्रकूट की टेढ़ी मेढ़ी चौड़ी चौड़ी जो पहाड़ियाँ हैं वो फैली हुई हैं और दूर दूर की दिशाओं तक जहाँ पर मेरी दृष्टि पड़ती है बांझ भूमि पर, बांझ मतलब बंजर भूमि, इधर जो भूमि है वो बंजर है, इधर उधर रीवा के पेड़ कांटेदार कुरूप खड़े हैं। और उस भूमि पर इधर उधर रीवा के जो कांटेदार जो वृक्ष है ना, जो कुरूप सुंदर नहीं है, वो खड़े हैं। सुन पड़ता है मीठा मीठा रस टपकता, सूगे का सवर टेटेटे टेटेटे टेटेटे, सुन पड़ता है वंशथली का हृदय चीरता है। तो यहाँ कवि कहता है कि हमें सुगा तोते का जो टेटे का शब्द जो है ना वो सुनाई देता है, बड़ा ही मीठा होता है, रस टपकता है। तो कवि की भाषा सहज सरल एवं भावानुकूल है भाई। भाषा में गद्यमय होती हुई भी लययुक्त है,
ट्रेन एवं टाइम अंग्रेजी के शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया है। कांटेदार कुरूप में अनुप्रास अलंकार के छठा द्रष्टव्य है और ऊंची ऊंची में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। भाषा में प्रसाद गुण है वो विद्यमान है। तो आगे देखिए, आगे कवि कहता है कि सुन पड़ता है मीठा मीठा सा टपकता सूगे का जो सवर टेटे, सुन पड़ता है वनस्थली का हृदय चीरता, उठता गिरता सारस का सवर। तो ऐसे वातावरण में वनस्थली, उस वन में कहीं तोते के स्वर सुनाई दे रहे हैं टे टे, तो कहीं सारस का जो स्वर है टेरटों 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 टेरटों, मन को बड़ा ही आकर्षित करता है। उड़ जाऊं मैं पर फैलाए सारस के संग, और ऐसे में कवि का मन भाव विभोर हो जाता है और कवि चाहता है कि मैं भी उस सारस पक्षी के साथ आसमान में उड़ जाऊं जहां जुगुल जोड़ी रहती है हरे खेत में। जुगुल जोड़ी, भाई जुगुल जोड़ी किसकी रहती है? तोता और मैना की। देखिए, इस दुनिया में जो है ना, या तो सारस की जोड़ी को सबसे सुंदर बताया गया है। सारस जो पक्षी होता है बड़ी सुंदरता का व्यवहार जो है ना आपस में प्रेम पूर्वक करता है। तो यहाँ कवि कहता है कि जो सारस की जुगल जोड़ी यानी युगल एक साथ जो रहते हैं ना, रहती, मैं सारस के साथ उड़ करके चला जाऊं और उनकी जो है ना सच्ची प्रेम कहानी सुन लो चुपके चुपके, और चुपके चुपके उनकी जो सच्ची प्रेम कहानी है उसको सुन लो। तो भाई इस पद्यांश में कवि ने पक्षियों का वर्णन करते हुए ध्वन्यात्मकता का सुंदर उल्लेख जो है ना उसमें किया है। तो कहीं टीरटो टीरटो तो कहीं सूगे का जो टेटे स्वर इसमें दिखाया है। अभिधा शब्द शक्ति का कवि ने इसमें प्रयोग किया है। सारस का स्वर सारस के संग, और जहां जुगुल जोड़ी आदि में है ना अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया है। भाषा में गद्यात्मकता होते हुए भी लयात्मकता है। तो विद्यार्थियों, आशा कि आपको मेरा जो अभी पढ़ाया गया आप पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। तो बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर, और दीजिए अपने गुरुजी को प्यार। चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं इसी तरह से आपके लिए नए नए वीडियो लेकर के आता रहूँगा। इसमें कुछ भाई शब्दार्थ भी दिए गए हैं, यदि आप इनको लिखना चाहें या सीखना चाहें तो सीख सकते हैं। बीते के बराबर छोटा सा बलासित जो उंगली की जो तक की लंबाई होती है, ठिगना नाटा छोटा मुरैठा पगड़ी हथेली जिद करना फाग होली के आसपास का के गीत पोखर मतलब तालाब। तो ये इसमें हमने देखा। तो विद्यार्थियों बने रहिए एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। जय हिंद, जय भारत।